ऑलराइट, इधर देखो। तो अभी अगर यहाँ पे हम लोग को एट अ पॉइंट चार्ज की वजह से एट अ पॉइंट पी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो हम लोगों ने ये देख लिया हुआ है कि वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी के पी बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि अवे फ्रॉम इटसेल्फ होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यू हो जाता है तो पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर पे आपको टुवर्ड्स इटसेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, जिसकी मैग्नीट्यूड यही होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मानो कि मैं एक गॉसियन सरफेस लेता हूँ, एक गॉसियन सरफेस लेता हूँ इस तरीके से कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस को एंक्लोज कर रहा है, एक गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने ले लिया। मैंने क्या लिया है? मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया हुआ है, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया हुआ है ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर विच एंक्लोजेस द पॉइंट जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये पॉइंट पी था, और इस पॉइंट में पार होता हुआ मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया है जो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ आर है फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे गॉसियन सरफेस हो गया है। सिमिलरली मेरे पास एक मानो कि एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज है, तो मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस इस तरीके से ले लूंगा, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लूंगा, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लूंगा जो कि रेडियस आर का है और लेंथ एल है, और अगर इस पे, और अगर लाइन चार्ज लैम्डा है, तो ये गॉसियन सरफेस, ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ये इंक्लोज कितना चार्ज कर रहा होगा? ये लैम्डा एल टाइम्स ऑफ चार्ज इंक्लोज कर रहा होगा। और आपको मानो कि अगर ये एट अ डिस्टेंस ऑफ आर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो ये भी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर होगा। तो जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है उस पॉइंट से पार होता हुआ आप एक गॉसियन सरफेस चूज कर रहे हो। ठीक है, दोनों केस में। तो अब क्वेश्चन आता है, सर आपने पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, आपने लाइन चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कब कौन सा क्यों गॉसियन सरफेस लेना है? तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड है, देखो उसके लिए एक स्टैंडर्ड है, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ लिख दे रहा हूँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, और उसके वजह से कौन सा गॉसियन सरफेस हम लेंगे, किस टाइप का गॉसियन सरफेस हम लोग को लेना होगा। तो देखो, अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, तो इसमें से क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर निकल रहा होगा, तो हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लेंगे। अगर मैं लाइन चार्ज मानू, लाइन चार्ज में से भी मेरे को एक रेडियली बाहर मिलता है। ठीक है, मतलब अगर पॉइंट चार्ज है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे मिलेगा बाहर की तरफ आता हुआ। yes, तो ये क्योंकि ऐसा ले सकते हैं। अब अगर लाइन चार्ज है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे क्या लूंगा? मैं यहाँ पे सिलिंड्रिकल लूंगा। स्टैंडर्ड है ये, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर मानो कि शीट है, शीट है, सरफेस चार्ज है, शीट है, शीट है इस तरीके से, तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू दी सरफेस होता है और बाहर की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, नॉर्मल टू दी सरफेस। तो इस केस में भी हम सिलिंड्रिकल लेंगे। देखेंगे ये सब कुछ कैसा है। अगर मानो कि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक सॉलिड स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज आपको रखा हुआ है, शेल, या फिर एक सॉलिड स्फीयर जिसके बॉडी में ही पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये शेल है, ये सॉलिड है। तब जाके यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी रेडियली आउटवर्ड्स, इन रेडियल डायरेक्शन। तब यहाँ पे आप लोगे स्फेरिकल वाला,
गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड गॉसियन सरफेसेस हैं, तो इनको आप लोग मतलब यही वाले गॉसियन सरफेसेस हम लोग लेंगे हमेशा। अभी हम क्वेश्चंस में जाते हुए देखते हैं। ओके, देखो, तो और एक आपको कंडीशन समझना है। ये गॉस लॉ कहता है अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो विल बी चार्ज enclosed by the Gaussian surface divided by epsilon naught। तो आपको ये तो चलो गॉसियन सरफेस यहाँ पे इस तरीके से आया, तो आप पूछ सकते हो मुझसे कि सर आपने यही वाले गॉसियन सरफेसेस क्यों चुना है, आपने यही वाले, क्या लॉजिक क्या था आपकी गॉसियन सरफेसेस को चूज करने का? तो मैं कहूंगा 2 पॉइंट्स था। पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन should be uniform all over the Gaussian surface। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म, मतलब हर पॉइंट पे। जैसे कि अगर आपका एक पॉइंट चार्ज है और आपने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया है, तो अब आप गौर करो, आप ये एक रेडियस आर का गॉसियन सरफेस है, आप एक्सक्यूज मी, अगर आप रेडियस आर का गॉसियन सरफेस लेते हो तो आप उस गॉसियन सरफेस पे कोई भी पॉइंट उठा लो, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे, उस गॉसियन सरफेस पे हर पॉइंट पे आपको सेम वैल्यू मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? इट विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर। यस सर। हर पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द गॉसियन सरफेस। सिमिलरली अगर आप एक लाइन चार्ज लेते हो तो ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया अभी। तो अगर ये आपने एक आर रेडियस का सिलेंड्रिकल सरफेस लिया हुआ है, तो इस सरफेस पे कहीं पे भी आप इस आर रेडियस का सिलेंडर पे हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो, आपको लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही मिलेगी। तो यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दी गॉसियन सरफेस यूनिफॉर्म आ रहा है। तो ये एक कंडीशन हो जाता है गॉसियन सरफेस को चुनने का। मेरा गॉसियन सरफेस इस तरीके से चुना जाता है ताकि ओवर द गॉसियन सरफेस ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा पॉइंट है, गॉसियन सरफेस शुड बी चोजन सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ईदर पैरेलल, एंटी पैरेलल और 0 90 degrees to the area vector of the Gaussian surface। तो अगर मेरा फ्लक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तो ये डॉट प्रोडक्ट में मेरा जो एंगल का वैल्यू है वो हट जाएगा। अगर 90 डिग्रीज हुआ तो ये पूरा का पूरा वैल्यू तो 0 हो जाएगा अगर थीटा 90 डिग्रीज हुआ। और अगर थीटा 0 या 180 डिग्रीज होता है, अगर थीटा 0 या 180 डिग्रीज होता है, तो मेरा इंटीग्रल में एंगल का वैल्यू नहीं आएगा बेसिकली, तो मेरा इंटीग्रल बहुत आसान हो जाएगा। और अगर ई यूनिफॉर्म हो गया ओवर दी सरफेस, पहला वाला कंडीशन को लेकर, अगर ई यूनिफॉर्म हो गया ओवर दी सरफेस, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये इंटीग्रल के बाहर ही ई को ले सकता हूँ, और आपको सिर्फ और सिर्फ फिर एरिया को ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ई तो हर जगह पर एरिया में बराबर ही है, तो आपने इंटीग्रल से बाहर ही ले लिया ई को। तो ये दो कंडीशन आपका इंटीग्रेशन को बहुत ही आसान कर देता है अगर आप इस तरीके से गॉसियन सरफेस को चूज करते हैं कि आपका उस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो आपके एरिया वेक्टर को, या तो फिर आपको
इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर यूनिफॉर्म हो, तो जो आपका फ्लक्स निकालने का इंटीग्रेशन होता है वो काफी आसान हो जाता है। इसीलिए आप इस तरीके के गॉसियन सरफेसेस चूज करते हैं। समझ में आया बात? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब हम मुद्दे पे आते हैं। देखो, गॉस लॉ के दो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ मतलब क्वेश्चन आपको दो तरीके के आएंगे गॉस लॉ से। एक कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डिटरमिनेशन पूछेगा ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा आपको ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा आपको पूछेगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाएगा और पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। दूसरा टाइप का है कि आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाएगा। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन है। तो पहला वाला हम लोग ये देखते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो पहले वाले के लिए पहला क्वेश्चन पॉइंट चार्ज के लिए देखो। पॉइंट चार्ज के लिए मैं गॉसियन सरफेस लूंगा। पॉइंट चार्ज ये रहा क्यू, मेरा गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है ऑफ अ रेडियस r which includes the point जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है, एंड ये गॉसियन सरफेस S है। तो मैं गॉस लॉ लगाऊंगा, इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। वो गॉसियन सरफेस कितना कर रहा है? पहले तो फ्लक्स निकालो। फ्लक्स निकालने के लिए मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज वुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सरफेस। सो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स है हर जगह पर। तो इसीलिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे को, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ओवर गॉसियन सरफेस। तो इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को बाहर ले पा रहा हूँ। और जब इंटीग्रल ds मतलब ये गॉसियन सरफेस का, ये जो मेरा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है उसका एरिया पूछ रहा है ये, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा एक r रेडियस वाले स्फीयर का 4πr²। तो ये हो जाएगा। और आपको गॉस लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ this phi electric flux is equals to charge enclosed by the Gaussian surface in this case which is q by epsilon naught। तो phi यहाँ से आ गया e pi r square। तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यहाँ पे q by 4 pi epsilon naught r square आएगा, जो कि आप लोग को वैल्यू पहले से पता थी। तो आप यहाँ पे कहोगे कि अगर आपका पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वेरी कर रहा है। कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और इधर पे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव के डायरेक्शन पे अगर यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे the electric field would be directed in this direction and on the opposite side the electric field would be directed in this direction। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज the electric field would be जस्ट यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, एंड इधर पे दिस डायरेक्शन, इधर पे दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ भी मैंने बता दिया दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से। और यहाँ पे आपको मैंने मैग्नीट्यूड भी थ्रू गॉस लॉ निकाल के बता दिया है। ठीक है, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे आप दूर जाते रह रहे हो वैसे वैसे आपका ये
स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता सकते हो। ठीक है। दूसरा दूसरा फॉर लाइन चार्ज, मतलब इनफाइनाइट वायर के लिए। मानो कि ये आपका इनफाइनाइट वायर है, दोनों साइड से इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। मैंने अब यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है। मानो कि मुझे मेरा objective is to determine my electric field at a distance of point P, which is at a radial distance R पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट P से पार होता हुआ एक गॉसियन सरफेस चूज करूंगा, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करूंगा। इस पॉइंट P से मेरा ऑब्जेक्टिव है पॉइंट P से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। तो मैं उस पॉइंट P से पार होता हुआ एक गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करूंगा ऑफ द सेम रेडियस, जहां से वो, जितने दूर पे वो पॉइंट P है। तो एंड ये लेंथ है मान लो L। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। नाउ अगेन यहाँ पे मेरे पास तीन सरफेसेस है, गौर करना। ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है। ठीक है, ये एरिया वेक्टर 1, ये एरिया वेक्टर 2, ये एरिया वेक्टर, कर्व्ड सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर 3। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहाँ पे तीनों की वजह से होगा, तीनों के वजह से होगा। नाउ नाउ गौर करो, आपको पता है एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे एकदम सेम डायरेक्शन पे ही होता है, मतलब रेडियली बाहर होता है। तो यहाँ पे गौर करो, इनके बीच में एंगल 90 डिग्रीज है, यहाँ पे एंगल 0 डिग्रीज है। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो वैल्यूज हैं 1 और 2 की वैल्यू दोनों 90 डिग्री होने के कारण दोनों 0 हो जाएंगे। दोनों 90 डिग्री होने के कारण दोनों की वजह से जो अपर सरफेस है, ये सरफेस में से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। तो बचेगा आपका सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस एरिया जहां से फ्लक्स निकल रहा होगा। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया में से फ्लक्स निकल रहा होगा एंड आपको यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी पैरेलल टू एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ओवर द गॉसियन सरफेस। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर। सर 90 हाँ, डिग्री हो तो 0 हो गया, कहाँ पे 0 हो गया? फिर उसमें जो काट के किए हैं ना, मतलब 90 डिग्री जो एंगल हो रहा था। हाँ, 90 डिग्री हो रहा था तो cos 90 0 हो जाता है ना। यस अगर सर। तो E डॉट ds है, तो ये E ds cos थीटा हो जाएगा। तो थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो ये 0 हो जाएगा ना, cos 90 0 है, तो इसी वजह से ये 0 हो गया है। ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये जब तीसरा वाला ही फील्ड जब आप लोगे तो यहाँ पे क्योंकि E यूनिफॉर्म है, E पैरेलल है, तो E आप इंटीग्रल से आप बाहर ले लो। तो जो एरिया वेक्टर है उसको आप जब इंटीग्रेट करोगे तो वो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है ना। थर्ड वाला जो है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πrl हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आ गया। अब फिर आप अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आप कहोगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ you will say phi will be charge enclosed by epsilon naught, and charge कितना ये गॉसियन सरफेस enclose कर रहा होगा, जितना लेंथ ऑफ दिस वायर है is enclosed, क्योंकि ये वायर तो इनफाइनाइट है, तो जितना लेंथ ऑफ दिस वायर इज enclosed by the गॉसियन सरफेस उतना ही वायर enclose करेगा। तो यहाँ पे कितना लेंथ enclose कर रहा है, L लेंथ enclose कर रहा है, तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज enclose होगा by epsilon naught। एंड दिस इज, आप ऊपर से कंपेयर करो, दिस इज इक्वल्स टू E इंटू 2πrl। तो आपको E मिल जाएगा लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इंटीग्रेट करके निकाला हुआ था फाइनाइट वायर का। फिर फाइनाइट वायर को कहा कि दोनों का
एंगल 90 डिग्रीज है, दोनों साइड को सबटेंड कर रहा होगा उस पॉइंट पे, फिर जाके वो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वैल्यू आता था। बट यहाँ पे मेरे को बिना कोई इंटीग्रेशन के मेरे को डायरेक्टली रिजल्ट आ गया थ्रू गॉस लॉ। ठीक है, तो ये काफी आसान तरीका है, इसीलिए कहते हैं। क्लियर है ना ये बात? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब शीट की वजह से, इनफाइनाइट शीट है। अच्छा, मुझे पहले ये चीज बताओ, एक डिस्क की वजह से, डिस्क है ये, एक डिस्क की वजह से, डिस्क पे मेरा चार्ज सिग्मा है, उसका सेंटर से एक्सियली एक्स डिस्टेंस दूर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है पी पॉइंट पे, और इसका डिस्क का रेडियस आर है, तो एट पॉइंट पी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? हमने क्लास में किया हुआ या नहीं किया हुआ ये? हाँ, बता सकते हो? बता सकते हो दोस्तों? नहीं क्या हुआ है क्या क्लास में? कोई बताना, सुधांशु। सर के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्या कह रहे हो? के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये है के क्यू, ये एक्सप्रेशन कह रहे हो? यस सर। नहीं, गलत है। देखो, पहले तो ये जो एक्सप्रेशन कह रहे थे ये थोड़ा बहुत मिल रहा है आपको रिंग की वजह से। अगर मैं रिंग का कहूं कि एक रिंग है जिसका आर डिस्टेंस का अगर रिंग है, और रिंग पे मैंने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, याद रखना, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये जो r है इसका स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये रिंग के वजह से है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डिस्क के वजह से। नहीं पता ना इसका मतलब, तो पहले तो तुम लोग इंटीग्रेशन से इसका आंसर देखो, उसके बाद हम लोग शीट पे आएंगे, फिर शीट के बाद हम लोग गॉस लॉ पे आएंगे, तो थोड़ा सा सब्र करो यहाँ पे, ठीक है? तो देखो मामला कैसे बन रहा है। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डिस्क विच कैरीज सिग्मा, ये क्या सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है? So this is sigma coulomb per meter square. तो coulomb per meter square मतलब this is surface charge density. सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब यहाँ पे ऐसे 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 सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे ऐसे पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इनके वजह से इसके सेंटर से एक्चुअली एक पॉइंट पी जो कि एक्स डिस्टेंस दूरी पर है, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इट इज सिमिलर टू रिंग ओनली। तो यहाँ पे हम लोग रिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करके पहले तो इंटीग्रेशन से निकालते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या कहूंगा मैं कि एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर मैं एक इनफाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट अज्यूम करूंगा ऑफ विड्थ dx एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डिस्क। मैं एक इनफाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट अज्यूम करूंगा जो कि विड्थ होगा dx का। नाउ क्योंकि ये काफी इनफाइटेसिमली स्मॉल है, तो ये आई कैन कंसिडर दिस टू बी एज अ रिंग। और अगर पूरे के पूरे सरफेस पे सिग्मा चार्ज है, तो मुझे इतने रिंग पर dq अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा, विच विल बी सिग्मा टाइम्स जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ the infinitesimally small ring of this ring. Now what will be the area? This infinitesimally small area would be the perimeter, the circumference of this
the circumference of the inner part of the ring multiplied by the width of the ring, which is 2x. So this is circumference is 2 pi x multiplied by the width of the ring. This much amount of infinitesimally small area of the ring it is. तो आपको नेट चार्ज जो है वो आपको मिलेगा सिग्मा 2 पाई x dx का। इतना चार्ज है उस रिंग पे। और अगर आपको पता है एक रिंग है, तो रिंग के सेंटर से एक्चुअली x डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड DE मिलता है along the axis which is k times of dq x by x square plus r square 3/2। कोई दिक्कत ये समझने में है ना? आपको अगर रिंग के वजह से at a distance of x from the center of the ring एक्चुअली आपको इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो ये dq के जगह पर मैं इतना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मुझे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। dq के जगह पर सिग्मा 2 पाई x dx लिख रहा हूं, और आपको ये वाला x तो है ही यहाँ पे, तो वो x भी आ जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। ना आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ये इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करोगे? x कहाँ से तक वेरी हो रहा है? x वेरी हो रहा है 0 से लेके एकदम r तक। तो आपका x वेरी हो रहा है 0 से लेके r तक। तो ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 पाई, ये 2 कैंसिल, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पहली चीज। फिर ये x यहाँ पे आ गया, तो ये x स्क्वायर dx एंड ये x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। एंड ये मैं x को इंटीग्रेट कर रहा हूँ 0 से r तक। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? अब देखो, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा बताओ? अगर मैं x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को t मान लूं, ठीक है? तो देखो 2x dx t स्क्वायर ले लो क्या? dt ले लेते हैं, ठीक सर है? इसमें इसको r को हम लोग मान सकते हैं, x से बहुत छोटा है इसलिए इग्नोर करेंगे उसको। नहीं, वो जरूरी नहीं है। हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन से ही रिजल्ट ले आएंगे, तो हम लोग को उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो, एक सेकेंड, 2 पाई x खैर अभी ये पूरा इंटीग्रेशन रहने दो, मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। इंटीग्रेशन आप लोग इंटरेस्ट होगा तो कर लेना, बट यहाँ पे रिजल्ट देखो, 1 माइनस इसको जब पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा ये। नाउ ये समझो, ये डिस्क है, डिस्क पे सिग्मा चार्ज है जो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ x है फ्रॉम पॉइंट P। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन पे मिलेगा। डायरेक्शन क्या है? अलोंग द एक्सिस ही है, ठीक है? अलोंग द एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस है। एंड अगर आपने जो डिस्क का एक्सट्रीम पोजीशन है उसको पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया, और उसको अगर एक्सिस से अगर आप एंगल मेजर करोगे
तो वो थीटा एंगल मिलेगा। तो आप ये भी लिख सकते हो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? बेस विच इज x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज, अगर ये डिस्टेंस r है, विच इज x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये cos थीटा आ गया। सो आई थिंक ये इक्वेशन इज वेरी इजी टू रिमेम्बर, इजंट इट? वेरी इजी टू रिमेम्बर है या नहीं है? यस सर। तो आप क्या कहोगे? डिस्क के वजह से अगर आपको एक्चुअली एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, डिस्क पे अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो आप उससे कहोगे कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा का इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होगा। अगर मानो कि उसी डिस्क पे मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया है, मैंने नेगेटिव सिग्मा रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात, है ना? अब देखो, अब मानो कि आपका R, यहाँ पे दो चीजें हम देखेंगे, यहाँ पे दो चीजें हम देखेंगे। मानो कि R इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ये एक्सप्रेशन को इवेलुएट करो। जब R इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो क्या ये मैं कह सकता हूँ ये R की वैल्यू इंफिनिटी हो जा रही है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे, ये वाला 0 हो जाएगा। तो आपको नेट रिजल्ट जो यहाँ पे मिलेगा, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत? हेलो? नो सर। हाँ, और दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टिगेट करने का, अगर मेरा x 0 है, अगर मेरा x 0 है, तब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? बताओ बताओ जरा, क्या हो रही है x 0 है तो? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई r। अरे x 0 है तो x को 0 रखो ना यहाँ पे, हाँ ये तो x भी 0 हो गया है, तो वही ये हो पूरा का जाएगा। पूरा वैल्यू 0 हो गया ना, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। हाँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो यहाँ पे आपको दो चीजें नोट करने की है। जब r इंफिनिटी हो रहा है, मतलब ये जो रेडियस है, इसका एकदम हर डायरेक्शन से आप ये डिस्क को, r इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया? आप ये डिस्क को हर तरीके से पकड़ के खींच दो और इंफिनिटी तक खींच दो, तब आपको ये डिस्क इंफिनिटी बन जाएगा। तो हम देखो, ये डिस्क विल कन्वर्ट इनटू अ शीट, a disk will convert into a sheet जो कि हर डायरेक्शन से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, a disk will convert into a infinite sheet। कोई दिक्कत इसको इमेजिन करने में? अगर मैं r को इंफिनिटी कर रहा हूं, अगर मैं r को इंफिनिटी कर रहा हूं, तो मतलब मैं डिस्क को शीट में, इनफिनाइट शीट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। क्लियर है ये बात? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट शीट एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम द इनफिनाइट शीट, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रहा है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है। गौर करने वाली बात ये है कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट शीट। गौर करने वाली बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट शीट है, इज यूनिफॉर्म थ्रूआउट द स्पेस, थ्रूआउट द स्पेस। गौर करने वाली बात यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रूआउट द स्पेस। मतलब चाहे आप इस शीट के एकदम करीब आके खड़े हो जाओ, चाहे आप उस शीट से एकदम इनफिनाइटली भयानक दूर खड़े हो जाओ, आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, क्योंकि ये डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है ये वैल्यू, तो आपको कहीं पे भी उस शीट के पास आप खड़े हो जाओ, तो आपको उतना ही फील्ड मिलेगा जितना आप उससे लाखों किलोमीटर दूर उस इनफिनाइट शीट से खड़े होगे, तब भी उतना ही फील्ड एक्सपीरियंस करोगे। जब आप उसके पास जाके खड़े हो जाओगे, तब भी आप उतना ही फील्ड एक्सपीरियंस करोगे। समझ में आई यूनिफॉर्म वाली बात? क्योंकि ये फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, और एक बात, अगर सर आप ऐसा पे, प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है?
यार अब फिजिक्स में तुम काइनेमैटिक्स चैप्टर शुरू कर लिए हो तब से प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी तो भूल जाते हो ना भाई। फिजिक्स में जब हम लोग बातें कर रहे होते तो प्रैक्टिकली तो काइनेमैटिक्स में ऊपर उछालो तो फिर नीचे जी ग्रेविटी के साथ गिरना ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना भाई, यहाँ पे भी वैसे ही सॉल्व करो। अजम्पशन है भाई, अजम्पशन। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, देखेंगे अभी हम लोग। हाँ, अभी नोट करने वाली बात यह है कि अगर इस पे पॉजिटिव सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो फील्ड का डायरेक्शन वुड बी अवे, और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो फील्ड वुड बी टुवर्ड्स, एंड इट विल बी यूनिफॉर्म हर जगह पर। तो अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का कर्व अगर बना रहे हो ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट, वो आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, यूनिफॉर्म वैल्यू। ठीक है, वो आपको यूनिफॉर्म वैल्यू मिलेगा। और आप थोड़ा सा बेटर डायग्राम बना देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आर है आपको यहाँ पे और आपको यहाँ पे। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपको ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। नेगेटिव वैल्यू ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? अब यही Yes, sir. चीज को हम लोग गॉस लॉ से बता। तो एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया है, ये वाला क्या पॉइंट था? ये वाला पॉइंट था भाई कि अगर आप x जीरो कर रहे हो, x जीरो करने का मतलब ये है कि आप ये डिस्क के एकदम करीब आ जा रहे हो। नहीं, x जीरो करने का मतलब है कि आप अब ये डिस्क के एकदम करीब आ जा रहे हो, उसके सेंटर पे आ जा रहे हो। x जीरो मतलब सेंटर ऑफ द डिस्क, सेंटर ऑफ द डिस्क। तो अब ये कह रहा है कि जब आप सेंटर ऑफ द डिस्क पे आ जाओगे तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, जब आपने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा है डिस्क के लिए, एक मल्टीपल ऐसे इन्फिनाइट रिंग्स मान के आपने जब इंटीग्रेट करा हुआ है डिस्क को, जब आप निकाल रहे हो तो इन्फिनाइट रिंग्स मान के ही तो आपने किया हुआ है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रिंग्स। तो एक रिंग के लिए जब उसके सेंटर पे हम यहाँ पे जब x टेंडिंग टू जीरो कर रहे हैं, तो रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो उसके सेंटर पे। बट यहाँ पे डिस्क के लिए जब हम x इज टेंडिंग टू जीरो कर रहे हैं, तब हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आ रहा है? यहाँ पे भी जीरो होना चाहिए, बट यहाँ पे भी सेंटर ऑफ द डिस्क पे मुझे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, यहाँ पे लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क इज जीरो, डेफिनेटली, नो डाउट। बट जो ये x टेंडिंग टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंडिंग टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कहा हुआ है ना, तो ये x टेंडिंग टू जीरो का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज गिविंग एट द vicinity of the surface of sheet। मतलब एकदम शीट के एकदम करीब आ जाओ, एकदम सामने मुंह सटा के खड़े हो जाओ उस शीट का, तब जाके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिलेगा, तब जाके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिलेगा। चाहे आप वो सेंटर पे जाके खड़े हो जाओ, मतलब अगर ये डिस्क हो गया तो चाहे आप उसके सेंटर पे जाके मुंह सटा के खड़े हो जाओ तब भी आपको इतना ही फील्ड मिलेगा। चाहे आप थोड़े से ऊपर जाके मुंह सटा के यहाँ पे खड़े हो जाओ तब भी आपको उतना ही फील्ड मिलेगा। तो ये मैटर नहीं करता कि कहां पर जाके खड़े हो रहे हैं, ये इसका मतलब बस इतना ही है कि ये उसके विसिनिटी ऑफ द सरफेस ऑफ द शीट पे आपको बता रहा है। बट डिस्क के सेंटर पे यस इट विल बी जीरो। समझ गए ना बात को? हेलो? Yes, sir. हाँ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डिस्क को बाय गॉस लॉ के साथ। तो मेरे पास एक शीट है, इनफाइनाइट शीट है। क्या है? इनफाइनाइट शीट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रुक जा, थोड़ा सा इसको कर्व्ड
कर्व मतलब एट एन एंगल बनाते हैं। ये इन्फिनाइट शीट है दोस्तों, ठीक है। तो इन्फिनाइट शीट है, अब मैं एक यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ जिसपे, अच्छा, इस पे सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। अब मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ जो कि पासिंग थ्रू दी सरफेस है, एंड दिस इंक्लूड्स द पॉइंट जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मानो कि ये वाला पॉइंट है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ई पी पॉइंट पे। तो दिस मच अमाउंट ऑफ, ये मानो कि इसका ये जो सरफेस है, दिस इज ए, सिमिलरली दिस सरफेस वुड बी ए, एंड जो A1 A2 एंड ये सरफेस वुड बी A3। सिमिलरली अगेन यहाँ पे जो आप फ्लक्स निकालोगे ओवर द इंटीग्रल डी ए, तो यहाँ पे आपको तीनों सरफेस पे आपको बताना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कौन कौन सा मामला यहाँ पे जीरो हो जाएगा। देखो, आपको अभी अभी मैंने बताया है सरफेस की वजह से, एक इन्फिनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज नॉर्मल टू दी सरफेस, इट इज नॉर्मल टू दी सरफेस। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मिलेगा। यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है इट इज नॉर्मली आउटवर्ड्स, एंड आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर बनाते हैं, दिस डायरेक्शन, and on the opposite side also electric field area vector is in this direction, the electric field is also radially outwards, एकदम नॉर्मली बाहर। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 90 डिग्रीज हो रहा है। मतलब जो कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ एरिया आपने निकाला हुआ है वो 90 डिग्री है, तो सिर्फ यही वाला वैल्यू जीरो होगा। एंड जो ये सरफेस का एरिया है और ये सरफेस का एरिया दोनों बराबर है, तो ये दोनों फ्लक्स की वैल्यू, ये दोनों फ्लक्स की वैल्यू बराबर होगी। तो मैं अभी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो मैंने इसको इंटीग्रल से बाहर ले लिया हुआ है। एंड अगर ये इंटीग्रल ऑफ एरिया वेक्टर ए है तो ये आपको 5 मिल जाएगा यहाँ से। एंड आपको कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है, अगर सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इतने पार्ट ऑफ द गॉसियन सरफेस के अंदर ये एरिया भी ए होगा, तो इतने पे चार्ज कितना इंक्लोज हो रहा है, इट इज सिग्मा टाइम्स ऑफ ए चार्ज इंक्लोज हो रहा है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? सेम रिजल्ट आया, देखो सेम रिजल्ट आया है या नहीं है? सेम रिजल्ट आया हुआ है, जो आपने हमने इंटीग्रेशन करके निकाला हुआ था यहाँ पे वही रिजल्ट आया हुआ है, बट विदाउट एनी इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्लियर है बात? यस सर। आगे बढ़े अभी फिर से, देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं शेल के लिए। मैंने इसका ग्राफ भी बता दिया है, ग्राफ याद रखना क्योंकि ग्राफ भी पूछा जाता है शेल का। शेल की जगह पर हम कहते हैं इसको हॉलो स्फीयर भी, और इसको हम लोग कंडक्टिंग स्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, ये सभी अलग अलग नाम है इसका, सब एक ही मामला है लेकिन। तो देखो शेल है, शेल मतलब अंदर खोखला है, ऑफ अ रेडियस आर, एंड इसके सरफेस पे सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस, मैं पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पॉइंट पी पे निकालना चाहता हूँ जो कि इस सरफेस के इस शेल के अंदर है। तो मैं इस पॉइंट पी से पार होता हुआ
एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लूंगा जो कि इस पॉइंट P से पार होता हुआ गुजर रहा है और r डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आप जब फ्लक्स निकालोगे उस एरिया में से, तो आप कितना कहोगे यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अच्छा बताओ, जो Q एंक्लोज्ड है यहाँ पे वो कितना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर? ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एंक्लोज हो रहा है? हाँ जी, अगर शेल है, अंदर से खोखला 0। है, 0 है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको, इसीलिए R लेस देन कैपिटल R, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 मिलेगा, विच इज इनसाइड द शेल। ठीक है, विच इज इनसाइड द शेल। क्लियर है? अब हम बाहर जाते हैं, ये शेल है। अब हम बाहर इसके एट अ पॉइंट P आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि इसके सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ R है, एंड ये शेल का रेडियस कैपिटल R है, इस पे सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब अगर मैं फ्लक्स निकालूं इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA करके, तो मेरे को ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे इट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स हर जगह पर, एंड जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन पे होगा हर जगह पर, रेडियली आउटवर्ड्स। तो दोनों पैरेलल है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आपको बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को मैं बाहर ले सकता हूँ, एंगल की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि दोनों पैरेलल है। आपको बस यही इंटीग्रेट करना है। कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा होगा ये गॉसियन सरफेस? जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय जितना उसका एरिया है, विच इज 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, है या नहीं है? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। ना ना, अगर मानो कि ये सिग्मा तो छोड़ो, अगर मैं कहूं कि इसके ऊपर कैपिटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऑफ कोर्स मैं ये सिग्मा पाई R स्क्वायर की जगह पर मैं कैपिटल Q लिख देता हूँ। तो आपको यहाँ पे E टाइम्स ऑफ 4 पाई R स्क्वायर, R 4 पाई R स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। याद रखना हमेशा, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस will be equal to Q by epsilon. So electric field for R outside the shell will be 4 pi epsilon naught R square. Now गौर करने वाली बात यह है कि this is similar to same as electric field due to a point charge Q placed at the center of the shell। है या नहीं है? इतना ही, अगर मैं इस शेल के बीच में, इस शेल को हटा के अगर शेल के बीच में मैं कैपिटल Q चार्ज रख देता, तब भी मुझे इतना ही फील्ड मिलता एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम दैट, एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम दैट पॉइंट और द पॉइंट चार्ज। है या नहीं है? इतनी ही आता ना? हाँ या ना बोलो, आवाज आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू R बनेगा, क्योंकि R क्या है, 0 से लेके R इक्वल्स टू R तक ये वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। 0 से R तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। फिर जैसे ये R रीच करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाता है। फिर वहां से ये 1 बाई R स्क्वायर के प्रोपोर्शनली गिर रहा होता है। क्लियर है? तो 0 से लेके यहाँ तक इट इज इंक्रीजिंग, 0 है, एंड फिर यहाँ पे ये 1 बाई R स्क्वायर की तरह आ रहा है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है? तो ये आपको शेल के लिए ग्राफ ऐसा आता है। नाउ सॉलिड स्फीयर,
सॉलिड स्फीयर बोल लेते हैं, या फिर इंसुलेटेड स्फीयर बोल लेते हैं, या फिर डाइलेक्ट्रिक स्फीयर भी बोलते हैं। सारे का मतलब एक ही है। देखो अब इसमें मामला थोड़ा सा अलग होगा। अब इसमें वॉल्यूम पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका रो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस आर है। तो मुझे यहाँ पे फिर से एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अगर मुझे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है तो मुझे पॉइंट पी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है वहां से मैं एक गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दूंगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दूंगा। तो मुझे फिर मैं फ्लक्स अगर निकालूं यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, ये चार्ज, अगर चार्ज डेंसिटी रो है मल्टीप्लाइड बाय कितने चार्ज अंदर है, कितना वॉल्यूम अंदर है, 4/3 क्यूब वॉल्यूम अंदर है, तो बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल है एंड यूनिफॉर्म है तो आप इसको बाहर ले सकते हो। फिर जब एरिया वेक्टर ही बचेगा, रो बाई 4/3 पाई आर क्यूब, इतना चार्ज उसके अंदर है। आप ये जब इंटीग्रल करोगे तब आपको मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर, उस गॉसियन सरफेस का एरिया। यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपको ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फॉर r लेस देन r। तो इनसाइड द सॉलिड स्फीयर आपको E प्रोपोर्शनल टू R, मतलब लीनियरली बदलता हुआ दिखेगा। जितने जितने आप रेडियली दूर जाते रहोगे सेंटर से इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, वैसे वैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता हुआ दिखेगा। सिमिलरली अगर मैं अब इस वॉल्यूम चार्ज पे बाहर पे पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ at a point P which is at a distance of R, पे रो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगेन मैं कहूंगा इंटीग्रल E डॉट डी ए रो। अब यहाँ पे कितना चार्ज है, जितना सरफेस का है उतना ही एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कैपिटल आर क्यूब आया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है एंड यूनिफॉर्म है तो आप एरिया से बाहर ले सकते हो, इंटीग्रल से बाहर ले सकते हो, 4/3 पाई आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट which is equals to E times of Q by 4/3 R, sorry, R square, R greater than R, and rho by 4/3 पाई R क्यूब is equals to Q। Let's say कि मैंने Q जो है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज पूरे के पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये कहता है अगेन ये सॉलिड स्फीयर के वजह से भी सेम एज पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर है। कोई अंतर ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है दोनों में, चाहे वो शेल हो या फिर चाहे वो शेल हो या सॉलिड स्फीयर हो, दोनों के लिए बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है। बस अंदर शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लीनियरली बढ़ता हुआ दिखता है। तो अब ग्राफिकली अगर देखोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि आपको 0 से लेके R तक, R इक्वल टू 0 से लेके R तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता हुआ दिखेगा। कैसे बढ़ता हुआ दिखेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, एकदम लीनियरली प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। फिर जैसे ही आप बाहर चले गए फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनली घटता हुआ दिखेगा। सिमिलरली ऑन द अदर साइड आपको इस तरीके हो जाएगा।
एंड यहाँ पे वैल्यू सरफेस पे वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ये किसके लिए है? ये सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? कैसा भी किसी प्रकार का डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है ना? बहुत ही सरल चीज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ड्यू टू शेल उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और बाहर 1/r² की तरह चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? लीनियरली वेरी कर रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस से दूर जाते रहोगे वैसे वेरी कर रहा है। और बाहर क्या है? वो 1/r² की तरह चेंज हो रहा है। जो शीट है, शीट की वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो चाहे कितना भी डिस्टेंस आप शीट से, इनफिनाइट शीट से दूर जाते रहो, आपको सेम फील्ड मिलेगा, विच इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लाइन की वजह से, इनफिनाइट लाइन जो है, ये डिस्क की वजह से भी ये याद रख लेना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा अलोंग द एक्सिस ऑफ द डिस्क। एंड रिंग के वजह से इतना है रिंग की वजह से q बाई 4 x बाई x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। इनफिनाइट वायर की वजह से लैम्डा बाई 4 पाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। बाहर आता हुआ ये कैसे? ये भी आप अगर प्लॉट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो आपको ये 1/r² के टर्म्स में, 1/r के टर्म्स में चेंज होता हुआ मिलेगा। सिमिलरली ये पॉइंट चार्ज की वजह से हो गया। तो हमने गॉस लॉ से ये देख लिया कि कैसे डिटरमाइन करना है डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। करना है कुछ क्वेश्चन? फिर चैप्टर खत्म हो गया? चैप्टर गॉस लॉ कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, अभी तो क्वेश्चंस करेंगे ना। देखो, अब आपको अगर सीक्वेंस समझना है तो अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। किन पे क्वेश्चंस करेंगे? हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन करेंगे, ग्राफ्स पे क्वेश्चन करेंगे, डाइपोल पे क्वेश्चन करेंगे, और ये गॉस लॉ फ्लक्स पे क्वेश्चन करेंगे, और गॉस लॉ पे क्वेश्चन करेंगे। ये जब हम क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, तब हम मूव करेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पे। फिर इन पे भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और फिर जैसे खत्म हो जाएगा तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर खत्म है। ठीक है, यस। तो आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन है ये पहला वाला। मेरे पास एक क्यूब है और इस क्यूब के एकदम बीचों बीच, ये क्यूब है ऑफ साइड ए, मैं इस क्यूब के एकदम बीचों बीच एक चार्ज रख रहा हूं। मुझे पता करना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब। flux through each face of the cube. मुझे और एक कंडीशन है, ये जब दोनों पता चल जाए तो मुझे और एक है कि मेरा क्यूब है, क्यूब के अब मैं जो चार्ज है वो एक कॉर्नर पे रख रहा हूं। मुझे फिर पता करना है फ्लक्स थ्रू क्यूब, फिर पता करना है फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। फिर मैं क्या करूंगा, इस क्यूब के एज पे रखूंगा, यहाँ पे एज पे, तब मुझे पता करना है
flux through cube and flux through each face of the cube. सेम चीज मैं क्यूब के सरफेस पे रखूंगा, मतलब किसी फेस पे। फेस वाला किया है अभी तक? फेस वाला नहीं है ना, फेस पे रख रहा हूं, चार्ज एट फेस। ये एट एज, ये एट कॉर्नर, ये एट सेंटर। मैं पहला वाला करता हूं, बाकी तुम सोचो थोड़ी देर तक। देखो पहला वाला तो ये तो बता दो तुम लोग, फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना हो जाएगा? Q by epsilon naught. वेरी गुड, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों क्यों बताओ, व्हाई? सर गॉस लॉ के हिसाब मतलब उसके हिसाब से सर अंदर चार्ज अगर अंदर का टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट करते हैं हम लोग, हाँ, कोई भी यहाँ पे आपने क्लोज यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्या लिया हुआ है? क्यूब क्यूब। क्यूब कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है? क्यू क्यूब क्यू इंक्लोज कर रहा है। एंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस वुड बी, मतलब यहाँ पे क्यूब विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट आप बताओ क्यू थ्रू ईच फेस बताना है, वो कितना हो जाएगा? क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों हो जाएगा? 6 फेस से सर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फेस से बाय 6 कर देंगे। बट इसमें असम्पशन है, बहुत बड़ा असम्पशन है, वो नहीं लिखोगे तो एक नंबर कट हो जाएगा। क्या असम्पशन है? कि सारे के सारे, अब यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो है आपने क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बता दिया, एंड दिस टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच फेस, इजंट इट? यस तो ये जो अज्यूम कर लिया है कि सारे फेस में से इक्वल फ्लक्स निकल रहा है, ये तो आपने अज्यूम किया हुआ है ना, तब जाके आप कह पा रहे हो ना कि फ्लक्स थ्रू ईच फेस वुड बी क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। बट पहले तो आपने ये अज्यूम कर लिया कि फ्लक्स थ्रू ईच फेसेस, ऑल दी फेसेस आर सेम, मतलब इस सरफेस से जितना जाएगा उतना ही इस सरफेस से जाएगा। व्हाई? बिकॉज दिस चार्ज एमिट्स द फ्लक्स, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है वो एकदम स्फेरिकली सिमेट्रिकली निकल रहा है, तो हर जगह पर एकदम बराबर तरीके से फैलेगा। इस वजह से आप ये कह पा रहे हो, ठीक है, फ्लक्स थ्रू ईच फेस इज सेम। ओके, मुझे ये चीज बताओ, क्योंकि आपने ये अभी मैंने कहा कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल भेज रहा है, तब फ्लक्स थ्रू ईच फेस इज सेम। तो अगर क्या मैं इस चार्ज को यहाँ से थोड़ा सा मतलब डिस्प्लेस कर दूं यहाँ पे, तब क्या ये मामला बदल जाएगा? यस तब क्या? नहीं, फर्स्ट नहीं, वाला नहीं बदलेगा सर, सेकंड वाला। नहीं, सेकंड वाला भी नहीं बदलेगा, सेकंड वाला भी नहीं बदलेगा, क्योंकि जो गॉस लॉ है मेरा, गॉस लॉ में इक्वेशन जब लिखे थे वहां पे कहीं पे भी हमने इसका जिक्र नहीं किया था, यहाँ पे कहीं पे भी ये जिक्र नहीं था कि दी Q enclosed, the flux through the surface depends on the position of the charges. Flux through the surface does not depend on the position of the charges inside the Gaussian surface. You getting my point? आप चाहे इसको कहीं पे भी उसके अंदर रख लो, तो flux through the surface would remain same. Similarly, अब ये हम यहाँ पे भी यही assume कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से तो बराबर ही रहेगा, तो फिर थोड़ा सा हम अगर डिस्प्लेस भी कर दें तब भी जाके मामला बराबर हो सकता है, शायद से ये बदल जाए। कोई आपने कंक्लूसिवली आर्ग्यू नहीं कर सकता इस चीज को, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर हम लोग यहाँ पे यहाँ बदल दिए तो शायद से बदल सकता है मामला, ठीक है, शायद से बदल सकता है मामला, बट अगर इसके सेंटर पे रखा हुआ है बोल दिया, तब जाके फ्लक्स थ्रू ईच फेस वुड बी सेम,
इसीलिए Q/6 है। समझ में आया मामला? यस सर। अब आ जाओ ये वाले पे जो इसके कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब बताओ कितना हो जाएगा? सोचो थोड़ा। ये वर्टेक्स पे है। आ जाओ देखते हैं कैसे होगा। मानो कि ये पॉइंट पे क्यू चार्ज प्लेस्ड है, तो मेरा एक क्यूब यहाँ पे रखा हुआ है, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी एक क्यूब होगा, सर ऐसा 8 क्यूब लगेगा ना? ऐसा 8 क्यूब लगेगा, जो कि एक क्यूब उसके पीछे होगा, और एक क्यूब यहाँ पे होगा। फिर सेम चीज मामला नीचे भी होगा। फिर इधर भी होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे बेसिकली ये कॉर्नर जो है विल बी शेयर्ड बाय, दिस कॉर्नर विल बी शेयर्ड बाय 8 cubes. So if you imagine a bigger cube of side, imagine bigger cube of side 2a, तब उसके सेंटर पे then the charge q would be placed at center of the new cube, would be placed at the center of the new cube, and now the flux through this cube would be Q/ε0, ये बिगर क्यूब, ठीक है, फ्लक्स थ्रू बिगर क्यूब। फ्लक्स थ्रू बिगर क्यूब एंड फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे 8 क्यूब्स का शेयरिंग है, तो फिर थ्रू ईच ऑफ दीज 8 क्यूब विच मेक्स द बिगर क्यूब, हर एक उस छोटे क्यूब में से सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि आपका जो चार्ज है वो एकदम स्फेरिकली एमिट करेगा, क्योंकि इसके सेंटर पे है। तो दैट्स व्हाई
this is 8 times of the flux required will be equal to q by epsilon naught. तो आपको required flux through the cube is q by 8 epsilon naught, right? ये पहले वाले का आंसर है। किसका? ये इसका आंसर है ना। फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब, मतलब यहां से कितना जा रहा है वो पता करना, वो पता करना, वो देखो। तो ऑफ कोर्स आपको अब पता करना है कि ये यहाँ से कितना फ्लक्स जाएगा, यहाँ से कितना फ्लक्स जाएगा, यहाँ से कितना फ्लक्स जाएगा, ऊपर वाले से, नीचे से, साइड से कितना फ्लक्स जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक बड़ा वाला फेस आप अज्यूम करो सरफेस का, वो जो पूरे स्फीयर का बड़ा वाला फेस अज्यूम करो, जो यहाँ पे बिगर क्यूब लिया हुआ है ना साइड टू ए का, उन सब का बड़ा फेसेस अज्यूम करो, तो फिर उन फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेस, flux through each of the face of bigger cube is q by 6 epsilon naught। क्लियर है ये बात, है या नहीं है? यस सर। नाउ अगर आपको उसके ही बड़े फेस का 1/4 पार्ट है ना ये वाला, अगर आप ये बड़ा फेस ले रहे हो यहाँ पे, अगर ये बड़ा फेस आप ले रहे हो, तो ये जो पार्ट है ये 1/4 है उस बड़ा फेस का। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल द रिक्वायर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब would be 1/4 of q by 6 epsilon naught, which makes the answer q by 24 epsilon naught। क्लियर है ये बात? तो अभी इसका आंसर कितना है, q by 24 epsilon naught। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे चल रहा है मामला? यस सर। सिमिलरली ये एज वाला बताओ, ये एज, एक एज ऑफ द क्यूब कितने ऐसे क्यूब्स के साथ शेयरिंग होगा? इमेजिन करो, यहां पे एक क्यूब होगा, ठीक है, यहाँ पे एक क्यूब होगा, 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 तो 4 क्यूब हुए ना। ये एज, वन एज will be shared by, one edge of the cube is shared by 4 such cubes। कोई दिक्कत है इमेजिन करने में? नो सर। तो आपको अगर बड़ा वाला लेते हो तो उसमें से q by epsilon naught आएगा, flux through the bigger sphere, and so the flux through each of the smaller cube would be just 1/4 of this value। सिमिलरली फ्लक्स थ्रू ईच फेस आपको पूछा हुआ है, तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस आपको निकालना, ऑफ कोर्स आप कौन से फेसेस में से बताओगे? इस फेस का, यहाँ पे पूरा का पूरा ऐसा सरफेस आ जाएगा ना, पूरा का पूरा ऐसा सरफेस आ जाएगा, एंड उसके एकदम सेंटर पे यहाँ पे स्टोर्ड है, तो अगेन फ्लक्स 1/4 ऑफ ईच ऑफ द फेस आ रहा है या नहीं है? yes, दिख रहा था ना आपको? थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए दोस्त इसको सॉल्व करने के लिए। 1/4 ऑफ दिस फेस, ये वाला पार्ट। आप ही अकेले हो क्लास में, सब गायब है। सुधांशु दिख रहा है ना मामला, मतलब तुम समझ लो भाई, बाकी लोग तो गए हैं। दिख रहा है ना तुमको? तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे तो मुझे बताओ, मैं वापस से रीड्रॉ कर दूंगा। नहीं सर, कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं ना? तो ये आखिरी वाला हो गया, ठीक है, एज का। नाउ अगर मैं सेम फेस के सेंटर पे रखूं, तो एक फेस कितने क्यूब्स के साथ शेयर होता है? 2 के साथ। तो ईच क्यूब में से कितना फ्लक्स जाएगा? q by 2 epsilon naught। ठीक है,
Q by 2 एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना कहोगे? फ्लक्स थ्रू ईच फेस, यहाँ पे एक और एक ऐसे ही बना दो क्यूब, और फ्लक्स थ्रू ईच फेस कहेंगे तो यहाँ पे हर एक फेस का आधा आपको इधर वाले में जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो दो फेसेस हो गए ऐसे, ये एक फेस हो गया और ये एक फेस हो गया। आपको ये वाला फेस तो कंसिडर नहीं करना है, ये वाला फेस कंसिडर करना है, तो बेसिकली इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, यस समझ गए ना बात को, कैसे हो रहा है मामला? यस एक बार वापस से आराम से बैठ के इन क्वेश्चंस को रिफर कर लेना, तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, मैंने सारे टाइप के आपको बता दी यहाँ पे कैसे करना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस उठाएंगे इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए आपका। और जैसे ही आपको लगेगा कि मतलब हाँ अब हो गया मामला, तो हम लोग पोटेंशियल पे शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, और ये है कि दो चीजें हैं कि 1-to-1 डिस्कशन यहाँ पे चालू हो रहा है, तो आप अपना टॉपिक बता सकते हो और उन टॉपिक्स पे आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी उन पर्टिकुलर टॉपिक्स से। ये नहीं कि आप पूरा चैप्टर बता दीजिए, पूरा ग्रेविटेशन पढ़ा दीजिए, सर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। कोई एक टॉपिक है, केपलर लॉ हो गया, ठीक है, जैसे फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन में भी कुछ क्वेश्चंस है कि बॉडी के ऊपर बॉडी रखा, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रहता है, तब कैसे रिलेटिव मोशन जज करते हैं, तो ये स्यूडो फोर्स का क्या हो गया मतलब। तो मतलब ये ऐसी छोटी मोटी चीजें जो टॉपिक वाइज है, तो वैसा आप पूछो तो हम लोग आपको 1-to-1 गाइड भी कर देंगे कि कैसे, उन सब पे थोड़ा सा क्लियर कर देंगे आपके जितने भी डाउट्स होंगे। दूसरी चीज ये हो गई कि अब आप तो इतना फ्लक्स तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, मतलब 3/4 ऑफ द चैप्टर इज डन। तो अब आपको प्रैक्टिस शुरू कर देना है और आप ग्रुप्स में डाउट्स डालते जाओ, ताकि धीरे धीरे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए।